3 मई की सभा में देश विदेश के समाचार लेकर गुरजिंदर सग्गू के साथ मैं हूं चिन्मय दीक्षित। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो और उनके थाई समकक्ष प्रयुत चान ओचा इस बात पर सहमत हुए हैं कि विश्व में कहीं भी यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के प्रयास अस्वीकार्य हैं। सोमवार को बैंकॉक में अपनी वार्ता की शुरुआत में किशिदा ने कहा कि प्रयुत के साथ मिलकर वे जापान के रणनीतिक साझेदार थाईलैंड के साथ मैत्री और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि थाईलैंड का दर्जा बढ़ाते हुए उसे जापान का व्यापक रणनीतिक साझेदार बनाने का प्रयुत ने प्रस्ताव रखा। किशिदा ने कहा कि वे इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहते हैं क्योंकि इससे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। दुनिया में कहीं पर भी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन, बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के एक पक्षीय प्रयास और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रयोग की धमकी तथा इस्तेमाल का विरोध करने के मुद्दे पर दोनों नेता सहमत हुए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करते हुए यूक्रेन के लोगों की मानवीय सहायता जारी रखने पर भी दोनों में सहमति बनी। किशिदा और प्रयुत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुली व्यवस्था की संकल्पना को साकार करने और चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के प्रयासों में दोनों देशों के बीच सहयोग की पुनर्पुष्टि की। दोनों में उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे अन्य मुद्दों के समाधान के लिए भी मिलकर काम करने पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने जापान से थाईलैंड को रक्षा उपकरणों के निर्यात और तकनीकी हस्तांतरण पर एक संभावित समझौते की भी घोषणा की। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में थाईलैंड की मदद के लिए जापान लगभग $38 करोड़ का ऋण देने पर सहमत हुआ। जापान के विदेश मंत्री की मध्य एशिया और मंगोलिया की यात्रा संपन्न हो गई है। हायाशी योशिमासा ने अपनी यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के संबंध में चर्चा के लिए मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मंगोलिया के रूस से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देशों की सीमाएं लगी हुई हैं। मंगोलियाई राष्ट्रपति होलसुख ओखना ने हायाशी से कहा कि उनके विचार में तत्काल युद्ध विराम और सैन्य तनाव कम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि मंगोलिया यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करता आया है। हायाशी ने कहा कि रूस की सैन्य आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस के कृत्यों से एशिया समेत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बुनियाद को खतरा है। दोनों नेता सहमत हुए कि जापान और मंगोलिया उत्तर कोरिया से संबंधित किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इसमें उत्तर कोरिया द्वारा जापानी नागरिकों के अपहरण के मुद्दे का तत्काल समाधान किए जाने हेतु आह्वान शामिल है। जापान सरकार का कहना है कि 1970 और 80 के दशक में उत्तर कोरिया ने कम से कम 17 जापानी नागरिकों का अपहरण किया था। यूक्रेन के पूर्वी शहर मारियुपोल में एक स्टील कारखाने में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं, लेकिन यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूसी सैनिकों ने फिर से गोलाबारी शुरू कर दी है, इसलिए बहुत से लोगों का वहां से निकलना खतरे में आ गया है। उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया कि पहली निकासी के तुरंत बाद रूसी सेना ने सभी प्रकार के अस्त्रों का उपयोग करते हुए हमले फिर से शुरू कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि रविवार को 100 से ज्यादा लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया था। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि निकासी मंगलवार को जारी रहेगी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। टोक्यो विश्वविद्यालय के एक शोध दल ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में हुए विनाश को चित्रों के माध्यम से दर्शाने के लिए डिजिटल मानचित्र जारी किए हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय के स्नातक स्कूल के प्रोफेसर वातानाबे हिदेनोरी के नेतृत्व में ये समूह इन डिजिटल मानचित्रों को दैनिक ऑनलाइन अद्यतन कर रहा है। ये दल अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों द्वारा जारी उपग्रह की छवियों का उपयोग करता है।
वातानाबे का कहना है कि उपग्रहों से प्राप्त अवरक्त किरणों से पता चला है कि पिछले 1 महीने में पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क के कई शहरों में आग लगने की सिलसिलेवार कई बड़ी घटनाएं हुई, जो इंगित करता है कि रूस ने घमासान हमले किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे सबसे बड़े शहर हार्किव के पास अधिकांश छोटे आवासीय क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं घटी। वातानाबे ने एक ऑनलाइन साक्षात्कार में एनएचके को बताया कि प्रतीत होता है कि रूस विनाशक रणनीति के तहत असैन्य प्रतिष्ठानों पर क्रम रहित रूप से हमले कर रहा है। उन्होंने बताया कि वो डिजिटल मानचित्रों के माध्यम से लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि न केवल प्रमुख शहर बल्कि मीडिया की सुर्खियों में न आने वाले अन्य क्षेत्र भी युद्ध के मैदान बन रहे हैं। जापानी मछुआरों ने उत्तरी प्रीफेक्चर होक्काइडो के निकट इस वर्ष का सामन मछली शिकार आखिरकार शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिकार शुरू होने में 3 सप्ताह से अधिक समय का विलंब आया। निमुरो शहर के हाबोमाई बंदरगाह पर चालक दल के सदस्यों ने सोमवार रात अपनी नौकाओं पर भोजन और अन्य आपूर्ति लादी और मध्य रात्रि को 4 नौकाएं शिकार के लिए रवाना हो गईं। होक्काइडो के दक्षिण में प्रशांत महासागर स्थित जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर सामन और ट्राउट मछलियों का ड्रिफ्ट नेट शिकार आमतौर पर 10 अप्रैल से शुरू होता है। प्रत्येक मौसम से पहले जापानी और रूसी अधिकारी शिकार मात्रा और अन्य परिचालन विवरणों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अधिकांश सामन और ट्राउट मछलियां रूसी नदियों में पैदा होती हैं। लेकिन इस वर्ष की वार्ता यूक्रेन युद्ध के कारण देर से शुरू हुई और आखिरकार 25 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। मंगलवार को रवाना हुई जापानी नौकाओं में से एक के प्रमुख नाविक ने कहा कि उसे लगा था कि इस साल मछलियों का शिकार संभव नहीं होगा। उसने प्रसन्नता व्यक्त की कि वो अब मछली पकड़ने जा सकता है। उसने बड़े शिकार के साथ लौटने की उम्मीद भी जताई। कुल 19 नौकाएं मछलियों के शिकार में भाग ले रही हैं, जिनमें से 8 हाबोमाई से हैं। पश्चिमी जापान के फुकुओका में 3 साल में पहली बार एक लोकप्रिय पर्व आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय हाकाता दोंताकु पोर्ट उत्सव का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष ये उत्सव रद्द करना पड़ा था। इसकी शुरुआत 800 से भी अधिक वर्ष पहले एक लोक समारोह से हुई थी। इसमें संगीत और नृत्य कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। मंच पर नर्तकों और संगीतकारों का प्रदर्शन देखने के लिए लोग सुबह से ही सड़कों पर एकत्र हो गए। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि उसके बच्चे ने महामारी से पहले इस उत्सव को देखा था और वो शायद भूल गया था कि ये कार्यक्रम कैसा होता है। उसने कहा कि फुकुओका के लोगों के लिए हाकाता दोंताकु उत्सव महत्वपूर्ण है, इसलिए वो 3 साल के इंतजार के बाद इसे देखकर प्रसन्न है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।